द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। कार्ल मार्क्स, जो कि विश्व के मजदूरों के मसीहा माने जाते हैं, और एक मार्क्सिस्ट विचारधारा जो उनकी एक धारा प्रवाह के रूप में आज तक विश्व में चारों ओर चल रही है, उस मार्क्सिस्ट विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स खुद हीगल के बहुत बड़े समर्थक थे, हीगल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पुस्तकों में ऐसा स्पष्ट आता है कि मार्क्स पर हीगल का बहुत ज्यादा प्रभाव था, और हीगल जो कि बर्लिन विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन करवाते थे, उनकी अपनी एक विचारधारा चलती थी और बहुत से लोग उनसे प्रभावित थे। उन्हीं में एक कार्ल मार्क्स भी थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है और पुस्तकों में भी ये आता है कि जब कार्ल मार्क्स ने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तब तक हीगल की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन हीगल के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत था आत्मा और उसके द्वंद्ववाद का, उस द्वंद्वात्मक सिद्धांत की अवधारणा जो थी वो मार्क्स ने हीगल से ही ली थी। और मार्क्स खुद कहता है कि विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। जैसा कि स्पष्ट द्वंद्ववाद की धारणा मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की थी, तो चूंकि मार्क्स की अवधारणा जो है वो हीगल से प्राप्त की थी, तो द्वंद्ववाद को, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने से पहले हमें द्वंद्ववाद क्या है और हीगल उसमें क्या कहते हैं, उनका क्या स्वरूप था, कार्ल मार्क्स ने उसको किस रूप में प्रस्तुत किया, उसको समझ लेना अनिवार्य है। द्वंद्ववाद जो है वो डायलेक्टिक जो शब्द है अंग्रेजी का, उसका हिंदी अनुवाद है, और जो कि ग्रीक भाषा के शब्द डायलॉगों से बना है, जिसका सीधा सा अर्थ है वाद विवाद करना, शास्त्रार्थ करना अथवा तर्क वितर्क करना। पुराने समय में एक कला थी ये सत्य तक पहुंचने की कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, कोई तर्क करता है, उस तर्क से ही वो जो दूसरे लोग होते हैं उसमें से एक वितर्क निकालते थे, और ये आपस में वाद विवाद करने के पश्चात एक अंतिम सत्य तक पहुंचने का उनका प्रयास होता था। तो एक अध्ययन की पद्धति थी एक प्रकार की ये वाद विवाद करना। द्वंद्ववाद की प्रक्रिया का उल्लेख हीगल ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट में किया है। हीगल आत्मावादी या आदर्शवादी दार्शनिक थे। उन्होंने आत्मा से, विचारों से, उसके आधार पर अपने द्वंद्ववाद को जो है समझाने का प्रयास किया था। और हमें हीगल की इस द्वंद्ववाद को समझने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा यहाँ पर हम सबसे पहली जो है उनकी विशेषता हीगल की द्वंद्ववाद की, वह है कि विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। हीगल का मत यह था कि मानव समाज का जो विकास है वो निरंतर होता रहता है, और इसके परिणाम स्वरूप समाज में भी परिवर्तन आता रहता है, सामाजिक विकास भी होता रहता है। तो संपूर्ण विश्व है उसकी विकास की एक प्रक्रिया है, और वो एक गतिमान हमेशा रहता है। हीगल ये मानते थे कि द्वंद्ववाद में परिवर्तन की जो तार्किक प्रक्रिया है उसमें 3 प्रकार की अवस्थाएं आती है, जिसको वाद, प्रतिवाद और संवाद की, जो कि इन्होंने कहा भी है कि विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। यह प्रवाह वाद, प्रतिवाद और संवाद से गुजरता है। यानी कि प्रारंभ में कोई विचार जो है, सबसे पहले हीगल ये मानते थे कि सबसे पहले जो जितना भी जो मानव विकास, समाज में विकास हुआ है, वो पहले मानव के मस्तिष्क में होता है, उसके विचारों में होता है, और वही विचारों में जो विकास होता है वही हमें सामने प्रकट दिखाई देता है, तत्व के रूप में, सामाजिक विकास के रूप में हमें दिखाई देता है। प्रारंभिक जो उसका विकास है वो मानव मस्तिष्क के अंतर्गत उस विचारों के आदान प्रदान और उसके वाद विवाद और उससे सब चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से उनका जो प्रवाह यह है, पहले एक वाद उभरता है, उस वाद के दूसरी तरफ एक प्रतिवाद उभरता है, और इन दोनों में संघर्ष होता है, इन दोनों में आपस में वाद विवाद होता है, और इस वाद प्रतिवाद से एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जिसे संवाद कहते हैं। ये यहीं पर समाप्त नहीं होता है। हीगल का कहने का मतलब ये यहाँ पर संवाद समाप्त नहीं होता है, बल्कि यही संवाद कुछ समय पश्चात इसी संवाद से पुनः कोई ये संवाद फिर वाद में तब्दील हो जाता है, फिर सामने कोई प्रतिवाद उभरता है, और फिर एक नई स्थिति आती है जिसको संवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से ये निरंतर जो है एक प्रक्रिया है समाज में जो चलती रहती है, और इससे वाद, प्रतिवाद और संवाद के निरंतर क्रम से विश्व जो है वो गतिमान रहता है। हालांकि हीगल ये मानते थे कि ये जो विकास क्रम पेच है, ये क्रम जो है, ये पेच की जैसे किसी पेच में जो नट होता है, पेच होता है, उसमें जिस प्रकार से वो लकीरें उसमें चारों तरफ ऊपर नीचे से सर्पिकल आकार में जो घूमती रहती हैं, लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है।
वो कहते हैं इसी प्रकार से प्रत्येक चक्कर वाद, प्रतिवाद और संवाद के त्रेत से मिलकर बनता है, और प्रत्येक जो कड़ी है पहली कड़ी का विलोम करती है, परंतु साथ ही नई कड़ी को भी जन्म देती है और उससे और ऊपर थोड़ा ऊंचा उठाती है। जब हम पेज कसते हैं तो निश्चित तौर पर वो ऐसे ही सर्पिल आकार में घूमते घूमते वो पेज पूरा कस जाता है, तो एक ऊपर की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि विकास की स्थिति में वो आ जाता है। तो इस प्रकार से जो हीगल ने अपनी जो विचारधारा है, इस प्रकार से यहाँ पर वाद, प्रतिवाद और संवाद से मानव के मस्तिष्क और विचार और आत्मा से उसको समझाने का उन्होंने प्रयास किया था। दूसरा है गति विरोधों के संघर्ष पर निर्भर करती है। द्वंद्वाद का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि हर एक वस्तु में दो विरोधी तत्वों का आपस में ये दो विरोधी तत्व होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से संघर्ष जो है निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, और इस संघर्ष से फलस्वरूप ही जो है आगे विकास की गति जो है वो आगे बढ़ती रहती है। तो गति जो आती है, ये गति है विरोधों के संघर्ष में। जैसे चुंबक के दो विरोधी ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण सदैव विद्यमान रहते हैं, ये विरोधी हैं, फिर भी एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है, और ये जो है हर जगह पर ये स्थित हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो गति जो होती है उस विरोधों, उस वस्तु या उस विचार के अंदर से ही, वाद में से ही प्रतिवाद उभरता है और उसे से संवाद की स्थिति बनती है, फिर वही संवाद कुछ समय बाद में वाद की स्थिति में आता है, फिर उसके अंदर से ये गतिरोध उत्पन्न होता है जिसको प्रतिवाद कहते हैं। और इस प्रकार से अंदर की ही गति, जो दो गति, एक उसको आगे बढ़ाने की तरफ जा रही है, दूसरा उसको रोकने का प्रयास करती है, और दोनों के संघर्ष से एक तीसरी अवस्था आती है। तो ये अवस्था है। तीसरा है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन होना। द्वंद्वात्मक का तीसरा जो नियम है वो कहता है कि मात्रात्मक से ये गुणात्मक की तरफ परिवर्तन होता है, यानी कि जब संघर्ष होता है तो इससे उत्पन्न जो परिवर्तन है उस संवाद में केवल मात्रा में ही परिवर्तन नहीं हो जाता है, वरन गुणों में भी परिवर्तन होता है। जब संवाद की स्थिति आती है तो केवल मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि उस अवस्था का गुणात्मक रूप से परिवर्तन भी हो जाता है। और उसका एक उदाहरण भी उसमें दिया गया था, जैसा कि पानी को यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो एक स्थिति तो पानी उबलता रहता है, यानी कि ये वाद से प्रतिवाद की स्थिति बन रही है। लेकिन एक ऐसी स्थिति बनेगी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाकर वो पानी जो है वो भाप में तब्दील हो जाएगा। तो शक्ति के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है ये गुणात्मक परिवर्तन हो गया। या इसके विपरीत देखें, पानी को अगर ठंडा करें, एक स्थिति तो पानी ठंडा होता रहता है और 0 सेंटीग्रेड तक तो वो ठंडा हो, और उसके बाद में जैसे ही वो जाने लगता है, नीचे की तरफ जाने लगता है, वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। तो पानी जो है वो बर्फ बन गया, उसका गुणात्मक परिवर्तन हो गया, या पानी जो है भाप बन गया, उसका गुणात्मक परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से द्वंद्वात्म में जो है वस्तु में मात्रात्मक परिवर्तन जो है के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं। ये इसकी एक और इनकी विचार विशेषता थी। और चौथा है विश्व का निर्माण विचारों से होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर हीगल ने एक बहुत आदर्शवादी दार्शनिक थे, उन्होंने इसी बात में कहा था कि विश्व का निर्माण जो होता है वो चिंतन की प्रक्रिया से होता है, और यही विचार जो है यही वास्तविक जगत का निर्माण भी करता है। यानी कि हीगल ये मानते थे कि उनका द्वंद्वाद जो विकास जो उनका जो द्वंद्वात्मक था, द्वंद्ववाद था, उसके अंतर्गत विचार, आत्मा या विश्वात्मा, इस तरह की चीज़ों से जो है वो कहते हैं ये पहले मानव के मस्तिष्क में विचार में होते हैं, उसमें ही फिर वाद और प्रतिवाद और संवाद की स्थिति होती है, संघर्ष होता है, और उस संघर्ष के साथ में परिवर्तन होता है, और इसी से समाज का विकास भी होता है। अब ये संघर्ष क्यों होता है, इसके लिए वो कई बार कहते हैं, जो हीगल ने खुद ने इस बात में कहा कि आत्मा अपने आदर्शों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है, विरोधी प्रवृत्ति उसे आगे बढ़ने से रोकती है, यह प्रतिवाद की स्थिति है। इस स्थिति में दोनों में संघर्ष होता है, लेकिन ये कुछ समय तक चलता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब संघर्ष समाप्त हो जाता है और एक नई तीसरी अवस्था संवाद पैदा होती है, जिसमें दोनों ही वाद और प्रतिवाद दोनों की ही गुण होते हैं, दोनों ही अवस्थाओं की विशेषताएं वो लिए होता है, और फिर वो इस तरह से क्रम आगे से आगे चलता रहता है। ये हीगल का द्वंद्ववाद था। अब इसी द्वंद्ववाद की अवधारणा से, इसी धारणा से प्रेरित होकर मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की रचना की थी। हालांकि मार्क्स ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अपनी प्रतिजोन की पुस्तक थी दास कैपिटल, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से केवल भिन्न ही नहीं बल्कि उसके बिल्कुल विपरीत है। हीगल की रचनाओं में द्वंद्ववाद अपने सिर के बल पर खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटों में छिपे हुए तार्किक तत्वों को समझना है तो उसे पैर के बल सीधा खड़ा करना होगा, और मैंने उसे सीधा पैरों के बल पर खड़ा कर दिया है। कार्ल मार्क्स ये जरूर मानते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं हीगल से प्रभावित होकर
इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो है, द्वंद्ववाद की जो अवधारणा, उससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा सिद्धांत दिया है, अवधारणा दी है। लेकिन कहीं उनका, इससे मैं उनसे जरूर सहमत हूँ कि कहीं पर मैंने लिया है, मैं उनका ऋणी हूँ। लेकिन मेरी जो, यानी कि कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विचार है, द्वंद्वात्मक प्रणाली है, वो हेगल की प्रणाली से केवल अलग ही नहीं है, बल्कि उसके ठीक विपरीत की अवस्था है, उसके बिल्कुल विपरीत है। और इसलिए उन्होंने कहा कि द्वंद्वाद, जो हेगल का द्वंद्वाद है, वो सिर के बल पर खड़ा था, आत्मा, विचार और रहस्यवादी इस तरह की बातों से जुड़ा हुआ था, और मैंने उसको पांव के बल सीधा खड़ा कर दिया, यानी कि भौतिकता, तत्व इत्यादि, इसके ऊपर मैं उसको लेकर आ गया। तो मार्क्स का जो दर्शन है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें प्रकृति के घटनाक्रम को समझने का जो तरीका है, जो द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व के आधार पर, इसी वाद प्रतिवाद संवाद की स्थिति को उसमें तत्वों में डालकर, भौतिकता में लाकर उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया। और वो कहते हैं इसी द्वंद्व के आधार पर हम संसार की सारी समस्याओं को समझ भी सकते हैं। इसके अनुसार प्रकृति के अंदर विरोधी शक्तियों को घात प्रतिघात के कारण ही विकास होता है, यानी कि प्रकृति के अंदर भी इसी प्रकार से दो शक्तियां काम करती हैं, कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करती है, कोई उसको रोकने का प्रयास करती है, और इसी घात प्रतिघात का जो परिणाम होता है, वो एक प्रकार से है उसका विकास होता है। इस प्रकार से जो अगर देखा जाए तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये मानता है कि विश्व का जो निर्माण है वो आत्मा, विचार या चिंतन से नहीं, वरन भौतिक पदार्थ या वस्तु से हुआ है। चेतना का आधार भौतिक है। पदार्थ में दो विरोधी शक्तियां पाई जाती हैं, जिनके द्वंद्व या संघर्ष से ही विश्व एवं प्रकृति का निर्माण होता है। यह पदार्थ गतिशील है, निरंतर प्रवाहमय है। मार्क्स ने इन्हीं सख्त नियमों और प्रयोगों के आधार पर समाजवाद को एक स्वप्न के स्थान पर मानवता का विज्ञान बना दिया। ये मार्क्सिस्ट जो विचारधारा है, उसको मानने वाले लोग इस तरह से मानते हैं कि जो समाजवाद की जिसकी कल्पना की थी, क्योंकि मूल रूप से जब हम इनके उद्देश्यों की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्क्स मूल रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा उस वक्त जो मार्क्स के समय में जो पूंजीवाद की जो अवस्था चल रही थी, और जिस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण हो रहा था, सर्वहारा वर्ग का शोषण हो रहा था, तो वो पूंजीवादियों को एक प्रकार की चेतावनी देना चाह रहे थे कि इस प्रकार से पहले भी होता रहा है और तुम्हारा भी विनाश इसी पूंजीवाद के अंदर से ही आएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने उसकी मूल अवधारणा जो है उस रूप में देने का यहाँ पर प्रयास किया था। तो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वो आत्मा या विचार या चिंतन से नहीं, बल्कि भौतिक पदार्थ की बात करता है कि उसी के उसके अंदर जो पदार्थ में ही दो विरोधी शक्तियां होती हैं, उनमें द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है, और इसी से प्रकृति का निर्माण होता है, और ये पदार्थ गतिशील है, निरंतर प्रवाहमय है। इस रूप में उन्होंने इसको बात कहने तो उन्होंने चेतना को बिल्कुल नकार दिया, और उन्होंने एक शब्द कहे कि पदार्थ चेतना की उपज नहीं है, वरन चेतना स्वयं पदार्थ की ही सर्वश्रेष्ठ उपज मात्र है। यानी कि पदार्थ की उत्पत्ति, जो कि हेगल ने कहा कि चेतना और विचार और उससे पदार्थ की उत्पत्ति हुई है, भौतिक जगत की उत्पत्ति हुई है, मार्क्स उसको नकारते हुए बिल्कुल उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं पदार्थ की उत्पत्ति जो है चेतना की उपज नहीं है, वरन चेतना आती ही इस पदार्थ के माध्यम से ही है। जब व्यक्ति पैदा होता है और उसने उस पदार्थ को देखा, तभी उसके मस्तिष्क में विचार आए। विचारों से इस प्रकृति का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि प्रकृति को देखकर विचारों का या चेतना का निर्माण होता है। मूल रूप से मार्क्सिस्ट विचारधारा या मार्क्स इसको इस तरह से समझाना चाहते हैं। अब इस रूप में देखें तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अपने कुछ लक्षण हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको हमें यह समझना होगा। सबसे पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है वो गतिशील है, निश्चित तौर पर उसके अंदर एक गति है, और ये गति जो है वो उसके अंदर, खुद के अंदर है, जो कि हेगल ने भी कहा था कि पदार्थ की खुद की ही शक्ति से निरंतर वो गतिशील रहती है। उसमें दो प्रकार की गतियां होती हैं, दो प्रकार से उसमें कार्य होता है। तो वो गति जो है उस भौतिक पदार्थ की उसकी खुद के अंदर होती है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु गतिशील है। दूसरा, विकास सदैव पदार्थों में अंतर विरोधों के कारण होता है, यानी कि ये जो गति है उसके अंदर ये दो प्रकार से है। एक आगे की तरफ जाना चाहती है, दूसरा उसको रोकना चाहती है, और इन दोनों के ही संघर्ष से एक नया जन्म होता है, यानी कि वाद से प्रतिवाद और प्रतिवाद से संवाद की स्थिति जो है वो बन जाती है, जिसके आधार पर एक नया, दोनों की विशेषता लिए हुए एक नई अवस्था आती है। फिर यही संवाद कुछ समय पश्चात फिर से वाद बन जाता है, दूसरी तरफ प्रतिवाद होता है, और फिर संवाद की स्थिति आती है। इसको मार्क्स ने उसी तरह से समझाने का प्रयास किया, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है। हमारे शरीर में बचपन से हम अपने आप को देख रहे हैं, हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हुए या हमें क्या चीजें बदलाव आ रही हैं। विशेष तौर पर यदि कोई ऐसी परिस्थितियां ना हो गया, आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो उसको छोड़ दे, तो सामान्य तौर पर आदमी को पता नहीं चलता है। कभी भी हमें ये नहीं लगा कि अभी अभी हम 1 इंच बढ़ गए हैं
या 2 इंच बढ़ गए हैं। इसका मूल कारण क्या है? वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में भी लगातार कोशिकाएं बन रही है और खत्म हो रही है। हमारे जो शरीर की निरंतर बचपन से ही जो कोशिकाएं, विभिन्न कोशिकाएं बनती है और जो खत्म होती है, यानी कि 2 प्रकार की गति हो रही है। एक, कोशिकाएं बन रही है, दूसरी जो कोशिकाएं खत्म हो रही है। इन्हीं बनने और खत्म होने के बीच में लगातार एक नई स्थिति आती रहती है और शरीर का धीरे धीरे आगे से आगे विकास होता जाता है। तो विकास जो है सदैव पदार्थों के अंदर अंतर विरोध के कारण ही होता है। इस रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। तीसरा, पदार्थ विश्व का मूल है और एक वास्तविकता है, यानी कि विचार और उनको समझा नहीं जा सकता, आत्मा की चीजों को देखा नहीं जा सकता, इन सब बातों को देखा नहीं, लेकिन पदार्थ जो है वो क्या है? विश्व का मूल है। सारा विश्व जो है इसी पदार्थ के अंतर्गत ही बना है और इसी विश्व के मूल, जो पदार्थ विश्व का जो मूल है, उसके माध्यम से ही जो है पूरा समाज का निर्माण हुआ है। सारे समाज की गति है इसी में है। विकास जो पदार्थ विश्व का मूल है और ये क्या है? एक वास्तविकता है, यानी कि चेतना या कोई इस तरह की कोई प्रभावशाली बात नहीं है, बल्कि पदार्थ सब चीज़ों का मूल है और उसी पदार्थ से ही चेतना का भी निर्माण होता है और पदार्थ ही पहली और अंतिम वास्तविकता है और चेतना के स्वरूप को भी पदार्थ ही निश्चित करता है। इसलिए यहाँ पर मैंने पहले ही पंक्ति मार्क्स की बताई कि पदार्थ चेतना की उपज नहीं है, वरन चेतना स्वयं पदार्थ की ही सर्वश्रेष्ठ उपज मात्र है। इसको यहाँ पर समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। चौथा है, विश्व का विकास संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि यह संघर्ष ही विकास का मूल है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमने संघर्ष से मुंह मोड़ा है तो निश्चित तौर पर हम विकास के क्रम से भी अपने आप को पीछे देख रहे हैं, हम विकास के क्रम को भी उससे हमारा मुंह मोड़ रहे हैं और संघर्ष के अभाव में विकास संभव नहीं है। और संघर्ष जो होता है वो भीतरी और बाहरी दोनों ही रूपों में हमें देखने को मिलता है। मुख्य रूप से मार्क्स जो है उस संघर्ष को विश्व के विकास का मूल मानते हैं कि यदि हम संघर्ष से विपरीत होते हैं तो हम विकास से भी विपरीत हो रहे हैं, उससे भी मुंह मोड़ रहे हैं। तो संघर्ष जो है, जो अंतर्निहित संघर्ष है या बाहरी संघर्ष है, इस संघर्ष को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस बात को कार्ल मार्क्स बड़ी जोर देके इस बात को। इसी रूप में एक और उनकी विशेष लक्षण जो है कि विकास सदैव टेढ़े मेढ़े रूप में अर्थात सर्पिल होता है। यानी कि पहले तो ये, हालांकि इसमें सर्पिल यानी कि सीधा सीधा नहीं होता है, पहले तो ये धीरे धीरे मात्रात्मक परिवर्तन होता रहता है। जैसे वो पानी का उदाहरण आया, उसमें कुछ समय तक तो वो गर्म होता है और गर्म होता है और वो उबलता है, फिर उबलने की स्थिति में आ जाता है। किंतु बाद में एक अवस्था ऐसी आती है जब मात्रात्मक परिवर्तन एकदम से गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाता है, यानी कि वो उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी एकदम से भाप में बदल जाएगा। कार्ल मार्क्स मूल रूप से इसमें ये कहना चाह रहे थे कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें भी पूंजीपतियों और सर्वहारा वर्ग में शुरुआत में ऐसे छुटपुट संघर्ष और इस तरह की चीजें होती रहेंगी, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जबकि श्रमिक जो है वो क्रांति कर देगा। वो जो संघर्ष की बात मार्क्स कहते हैं कि संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, तो वो संघर्ष हो जाएगा सीधा और ये द्वंद्व की उच्चतम अवस्था होगी। और कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि इससे एक परिवर्तन होगा और पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा और जो है समाजवाद की स्थापना वहाँ पर होने की संभावना हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो उस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्यवस्था करता है, यानी कि कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो मूल रूप से पदार्थ और उसकी सब चीज़ों पर, पदार्थों पर ही निर्भर है और पदार्थों को समस्त विश्व की नियंत्रण शक्ति के रूप में कार्ल मार्क्स ने स्वीकार किया है। और वो कहते हैं कि समाज में द्वंद्व के कारण जो है, जो प्रमुख कारण है वही ये पदार्थ, यानी कि उत्पादन की विधियां, उत्पादन संबंध, उत्पादन की शक्तियां हैं। और जब उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंधों में साम्यता नहीं रहती है तो संघर्ष उत्पन्न होता है, इसके फलस्वरूप विकास होता है। तो इस रूप में सारा का सारा जो है, सारा तत्व जो है वो भौतिकवाद या पदार्थ ये भौतिकवाद प्राकृतिक जगत के आधार पर, उस आर्थिक तत्वों के आधार पर ही सारी व्यवस्था है। और जैसे ही आर्थिक व्यवस्था बदलती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में लगे हुए उत्पादन विधियों में लगी हुई उनकी शक्तियां और उनके संबंध, इसके आधार पर ही पूरा का पूरा समाज टिका हुआ है। और जैसे ही ये उत्पादन की शक्तियां बदलती हैं, उनके संबंध बदलते हैं, विद्या बदलती है, उसी आधार पर समाज का स्वरूप भी बदल जाएगा। और इस बात को वो लंबे सारे कृषि दास और गुलाम, दास और मालिक वर्ग से लेकर उस वक्त के क्लास से लेकर, उन्होंने जब वर्ग संघर्ष की बात की थी वहां पर भी वो अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को जहां उन्होंने दिया था वहां पर इसी रूप से उसको समझाने का प्रयास किया, कैसे गुलाम और मालिकों में झगड़ा और एक नई अवस्था आई, फिर
वहाँ पे अपने जमींदार और भूमिहीन कृषकों की बात आई, कुछ समय स्थिति वही रही, फिर झगड़े, फिर नई अवस्था आई, फिर पूंजीपति व्यवस्था आई, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग दो वर्ग आ गए और इनमें अब झगड़ा हो रहा है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं झगड़े का एक परिणाम होगा, क्रांति होगी और पूंजीपति वर्ग जो है वो समाप्त हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग जो है एक नई स्थिति लेकर साम्यवाद या समाजवाद की स्थिति में पहुंच जाएगा। इस प्रकार की उनकी वो अवधारणा थी, उसको उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जितनी भौतिकता थी या जितना आर्थिकता के आधार पर उन्होंने उस बात को समझाने का प्रयास किया तत्वों के आधार पर, उतनी ही उसकी आलोचना भी होती है। और कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आलोचनाओं में सबसे सर्वप्रथम जो आलोचना है वो आत्मा की उपेक्षा की बात की गई, क्योंकि जहां से इन्होंने लिया था हीगल ने उसको आत्मा और विचारों से समझाने की प्रयास किया था और मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आत्मवाद की बिल्कुल उपेक्षा की है। हालांकि पदार्थ हमें दृष्टिगोचर होते हैं और आत्मा, कई लोग ऐसा विद्वान मानते हैं, हमें दिखाई नहीं देती है, फिर भी व्यक्ति पर आत्मा की सत्ता का प्रभाव व्यक्ति के अनुभव के आधार पर स्वयं सिद्ध है और आत्मा की अनुभूति जो है इंद्रियों के ज्ञान से कहीं अधिक प्रबल होती है। इन चीज़ों को भी अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से उसको समझते हैं, मानते हैं। तो पूर्णतः आत्मा की उपेक्षा को वो इसकी एक बहुत बड़ी कमी जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कमी मानते हैं। इसी प्रकार से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट है। अस्पष्ट का सीधा सा मतलब है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को यदि आपको समझना है तो आपको एक तो बहुत ही गूढ़ और अस्पष्ट अवधारणा है, और यदि इसको समझना भी है तो पहले आपको हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझना होगा। हीगल के द्वंद्व भौतिकवाद नहीं, द्वंद्वात्मक सिद्धांत को समझना पड़ेगा। हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत जब आप समझेंगे तब जाकर आप कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझ पाएंगे, तो उसके आधार पर इसको समझा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें वो मानते हैं कि ये एक अस्पष्ट अवधारणा है। हालांकि ये पूरी तरह से इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि कोई भी विचारक जो होता है पूर्णतः अपने ही विचारों पर नहीं होता, उसके कोई नए विचार आए ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। और जैसा मर्टन ने कहा भी है कि कोई भी विचारक अपने स्वयं के पांव पर खड़ा नहीं होता है, वो दूसरे के कंधों पर अपना पांव रखकर खड़ा होता है। और मार्क्स जिस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं, निश्चित तौर पर उसमें जो एक कंधा था वो हीगल का भी था, और हीगल की भी के बारे में भी यही कहा जाता है कि हीगल ने भी ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं फिक्टे नामक विद्वान की अवधारणा से लिया था। तो उन्होंने फिक्टे की अवधारणा जो थी उससे इसको ग्रहण किया, द्वंद्ववाद की अवधारणा को हीगल ने। अब हो सकता है फिक्टे ने कहीं और से लिया हो, तो ये तो खैर होता है, लेकिन सामान्य तौर पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अगर मार्क्स का समझना है तो उसमें हीगल के द्वंद्ववाद को समझना अनिवार्य होगा। असंगतिपूर्ण धारणा एक स्थान पर, क्योंकि वो कहते हैं मार्क्स के बारे में कहते हैं कि वो कहते हैं व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है, और मजदूरों को जागृत करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार से प्रयास किए, उनको उद्बोधन दिए, उनके लिए कई प्रकार से भाषण इत्यादि दिए। लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में वाद, प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के आधार पर मानवीय इतिहास के जो भविष्यकालीन विकास को उन्होंने एक तरह से निर्धारित कर दिया था कि ये साम्यवाद की अवस्था आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है किसी भी भविष्य को निर्धारित कर देना ये इतना आसान काम नहीं है, और ऐसा किसी भी अभी तक हमने या किसी व्यक्ति ने अभी तक ऐसा विकास नहीं कर पाया है या इतना कोई आविष्कार नहीं हो पाए हैं जो भविष्य में जो है मानव मस्तिष्क की समस्त गति को जो है वो निर्धारित कर सके, या कैसे आगे वो जाकर वहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि मार्क्स ने जिस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा की बात की है, अगर हम इसी की बात करें तो ये आगे जाकर इसमें फिर से नया परिवर्तन होगा, तो ये कोई अंतिम अवस्था नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो है असंगतिपूर्ण अवधारणा के रूप में मानी जाती है। अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन है, सब तरफ केवल आर्थिकता और आर्थिक निर्धारणवादी, उनके ऊपर ये दोष भी लगाया गया है, वो अत्यधिक भौतिकवादी हैं, और मानवीय चेतना जो है भौतिक तत्वों के अधीन होती है, उनका ये मानना है, और सारा काम जो है भौतिक संतुष्टि के लिए ही किया जाता है, और भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की आधारशिला है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो एक संकुचित और त्रुटिपूर्ण एक प्रकार की है, क्योंकि व्यक्ति की ऐसी अवधारणा भौतिकवादी से अलग एक दूसरी जो उसकी चेतना है वो उस भौतिकवादी संतुष्टि से कहीं अधिक होती है, और इसको महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो अत्यधिक भौतिकवादी जो अवधारणा है वो भी उनकी सही नहीं है, दोषपूर्ण पद्धति है, क्योंकि वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाओं के बारे में वो कहते हैं कि ये भी कोई नहीं है कि हमेशा एक अविरल धारा इसी रूप में बढ़ती रहे। कई बार स्थितियाँ थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती हैं,
तो ये जो उन्होंने कहा हमेशा ऐसे ही रहेगा कि वाद प्रतिवाद और संवाद, जो हीगल ने कहा और हीगल के आधार पर मार्क्स ने कह दिया, वो हमेशा ऐसा ही रहे, ये कोई अनिवार्य नहीं है, तो दोषपूर्ण पद्धति है। साथ ही साथ में इसको एक खतरनाक पद्धति के रूप में भी माना गया है, क्योंकि आप मानव को जो है बाह्य शक्ति अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास बताते हैं, और इतिहास के क्रम को बदलने की वो कहते हैं इसमें उस व्यक्ति में जो है शक्ति नहीं होती है। तो यदि मार्क्स के विचारों को मान लें तो मानवीय दर्शन और विचार में नए समाज की कल्पना का कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। और मार्क्स, कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि उसे निर्धारित कर रहे हैं कि एक भाग्यवाद से निकालकर दूसरे भाग्यवाद में लोगों को डाल रहे हैं, तो उसको भी वो उसकी कमी मानते हैं। इसी प्रकार से मानव इतिहास केवल उत्थान का ही नहीं है, क्योंकि इसमें सदैव वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति में जब बात की गई है तो वो पहले से उच्च दिशा में या उठी हुई दिशा में बताया जाता है, यानी कि वो हमेशा प्रगति की ओर जा रहा है, पहले से बेहतरी स्थिति में जा रहा है, जबकि ऐसा सदैव होता नहीं है। कई बार मानव इतिहास को अगर हम देखें तो कई बार उत्थान भी होता है और कई बार पतन भी होता है। तो वाद प्रतिवाद के बाद में संवाद की जो स्थिति, जिसको वो पहले से उठी हुई अवस्था कहते हैं, वो ठीक बात नहीं है। और अनुपयुक्त उदाहरण है, यानी कि मार्क्स के जो उदाहरण दिए गए, चाहे वो बर्फ को पानी का बर्फ में बनना है या भाप का बनना है, तो वो कहते हैं ये बर्फ और पानी जो है वो विरोधी बातें बताते हैं, वो नहीं सही नहीं है, क्योंकि ये एक ही वस्तु की दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। अगर उसको वापस ठंडा किया जाए तो भाप वापस से पानी में तब्दील हो जाएगी और बर्फ वापस पिघल कर पानी में तब्दील हो जाएगी। तो एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं, उसको विरोधी बताते हुए और उस तरह से करना जो है वो ठीक नहीं है। तो उदाहरण भी उन्होंने अनुपयुक्त उदाहरण माने। फिर भी कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपने आप में बहुत सी बातों को समेटे है। उसके कुछ महत्व और उद्देश्य या उसकी उपयोगिता की भी हम यहाँ बात कर लें तो सबसे पहला तो उसका जो उपयोगिता या उसका महत्व था वो था पूंजीवाद का अंत और समाजवाद की स्थापना। मार्क्स इस आधार पर जो द्वंद्वात्मक विकासवाद है, भौतिकवाद है, उसके आधार पर ये समझाना चाह रहे थे कि पूंजीवाद का भी इसी प्रकार से परिवर्तन, उसके अंत जो है पूंजीवाद के अंदर ही से ही उसके बीज है, पूंजीवाद में ही उसके जो है खात्मे के बीज हैं। और एक दिन ऐसा अवस्था आएगी जबकि ये पूंजीवादी अवस्था जो है, जिसमें कि उस जमाने में जो तात्कालिक उस समाज में जो सर्वहारा लोगों का जो शोषण हो रहा था, मजदूरों का जो शोषण हो रहा था, उनको एक प्रकार से उन्होंने माना, उनका आह्वान किया कि एक अवस्था ऐसी आएगी जबकि पूंजीवाद का खात्मा हो जाएगा और समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। दूसरा, मजदूर क्रांति का आह्वान एवं औचित्य। मजदूरों को एक प्रकार से उन्होंने आह्वान किया था और वो चाहते थे कि मजदूर जो है क्रांति का मार्ग अपनाएं, और मजदूरों की क्रांति को उन्होंने आवश्यक और उचित ठहराया। और इस तरह से उन्होंने मजदूरों को आगे लाने के लिए, मजदूरों को जागृत करने के लिए या उनको अपने हकों के प्रति सचेत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम इसके अंतर्गत किया था। परिवर्तन के बारे में भी जानकारी जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वो विश्व के परिवर्तन के संदर्भ में, विश्व में जो हमारे परिवर्तन हुआ है उसकी प्रक्रिया को समझाने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है, एक प्रयास है। और ये इस बात पे भी हमें इंगित करता है कि किसी भी घटना का पृथक और स्वतंत्र जो है अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि सभी घटनाएं जो समाज में घटित हो रही हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे किसी प्रकार की घटनाएं हो, वो सारी एक दूसरे से अंतर निर्भर होती है, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। और एक घटना के परिवर्तन होने से दूसरी घटनाओं में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। एक व्यवस्था में परिवर्तन होने से दूसरी व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव जो है निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो संसार जो है उसमें प्रत्येक वस्तु परिवर्तनीय है और उनमें एक दूसरे से प्रभावित होकर उनमें अंतर आते रहते, परिवर्तन आते रहते हैं। इसके अलावा वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता की मार्क्स ने जो बात की थी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही उन्होंने ये बताया था कि दो वर्गों में संघर्ष हमेशा रहा है। उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी है, जैसे पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग के संघर्ष को उन्होंने अनिवार्य माना, और क्योंकि दोनों के वर्गों की हित जो अलग अलग हैं और अंततोगत्वा जो है वो अपने हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से परस्पर संघर्ष करेंगे ही। तो यही उनका द्वंद्ववाद का जो है नियम है, उसमें वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता को उन्होंने स्वीकार किया था। और पूंजीवादी के लिए, पूंजीपतियों के लिए एक तरह से चेतावनी सूचक था। दास कैपिटल में उन्होंने लिखा भी है, हीगल के समय में द्वंद्ववाद अपने रहस्यात्मक स्वरूप में होता था, किंतु तार्किक स्वरूप में वह पूंजीपतियों को अपने समर्थकों के लिए चेतावनी के रूप में काम करने के लिए उन्होंने यह अवधारणा दी थी। और वो यही पूंजीपतियों को बताना चाह रहे थे कि आपके अंदर ही एक वस्तु का एक विरोधी तत्व है जो विस्फोट होगा, और विस्फोट के फलस्वरूप जो है
एक नई अवस्था आएगी। तो एक प्रकार से पूंजीपतियों के लिए द्वंद्ववाद जो है चेतावनी स्वरूप रहा है। ये इसमें इसकी एक विशेषता या इसका महत्व जो है हमें देखने को मिलता है। कुल मिलाकर जो भी हमने सारा विवरण है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, उसकी जितनी भी आलोचनाएं हैं, उन सब के बावजूद भी अगर संक्षेप में हम ये कहें, जैसा कि कैरी हंट ने कहा भी, उनके शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यद्यपि मानव विकास के इतिहास में मूल्यवान क्रांतियों का दिग्दर्शन कराता है, फिर भी उनका जो ये दावा है उचित नहीं है कि केवल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही सत्य की खोज करने का एकमात्र पद्धति है, बल्कि अन्य पद्धतियों के माध्यम से भी हम जो है सत्य की खोज कर सकते हैं। तथापि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो विश्व के महानतम जो इतिहास में जो क्रांतियाँ हुई हैं, मूल्यवान जो क्रांतियाँ हुई हैं, उन क्रांतियों से हमें परिचय हमारा करवाता है, उसको समझाने का प्रयास जो है वो करता है।